हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संथाल विद्रोह के बारे में। अगर बीपीएससी मेंस के वीडियोस की बात की जाए तो इसके पहले मैंने मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम के वीडियोस को डाला है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और आप वो वीडियोस देखो, आपके लिए शायद बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग संथाल विद्रोह की बात करें तो दैट वाज अ ट्राइबल रेवेलियन। ये एक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, संथाल इसी जनजाति की का नाम था जिसके नाम पे इस विद्रोह को संथाल विद्रोह बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो 1855 टू 56 ये रेवेलियन हुआ था। अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें या लीडर्स की बात करें तो जो नेतृत्व करता है वो उनमें दो के नाम मोस्टली देखे जाते हैं और वो है सिद्धू और कान्हू। सिद्धू एंड कान्हू। इसके अलावा भी दो नेम्स सुनने को देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस रेवेलियन को लेके इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंड दे वर भैरव एंड चांद। ये चार लीडर्स हैं जिन्होंने इस रेवेलियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस विद्रोह को लेके अगर हम लोग एरिया की बात करें या क्षेत्र की बात करें तो संथाल जिस एरिया में रहते थे उसे हम लोग दामने कोह के नाम से जानते हैं। एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र था वो इनका एरिया था। ठीक है, और इस विद्रोह का जो प्रसार था उसके एरियाज को अगर आपको लिखना हो तो उसमें आप सिंहभूम, वीरभूम, बांकुड़ा एंड हजारीबाग, इन सारे एरियाज के नाम आप डालोगे। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए इस विद्रोह को लेके। इसके अलावा जो विद्वान हैं जिन्होंने इस विद्रोह के बारे में वर्णन किया है उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स की एक रचना है अ नोट ऑन इंडियन हिस्ट्री। अ नोट ऑन इंडियन हिस्ट्री, इसमें उन्होंने इस विद्रोह के बारे में बताया है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस विद्रोह का वर्णन किया है या फिर इस विद्रोह के महत्व को बताया है। ठीक है, साथ ही एक और चीज आप लोग जान लो कि चीन में जो ताइपिंग विद्रोह हुआ था उस विद्रोह से इस विद्रोह की तुलना की जाती है, यानी कि ताइपिंग विद्रोह से संथाल विद्रोह की तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए जिनमें से कुछ पॉइंट्स को या फिर सारे पॉइंट्स को आप अपने आंसर के इंट्रो में ऐड कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज के साथ, मीन्स आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। अब हम लोग पहले जान लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो संथाल विद्रोह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मेनली कारण और परिणाम देखा जाता है। मीन्स संथाल विद्रोह के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। इसके अलावा उद्देश्य और प्रकृति भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग कारणों की बात करें तो आप संथाल विद्रोह के कारणों का वर्णन कर रहे हो, मुंडा विद्रोह के कारणों का वर्णन कर रहे हो या फिर 1857 के कारणों का वर्णन कर रहे हो, जितने भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप सेम पॉइंट डाल सकते हो। लाइक आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है, तात्कालिक कारण, प्रशासनिक कारण, बस इनके जो डिस्क्रिप्शंस होंगे, एक्सप्लेनेशंस होंगे वो अलग होंगे। मीन्स आई वॉन्ट टू से कि आर्थिक कारण आपका संथाल विद्रोह के लिए भी होगा, मुंडा विद्रोह के लिए भी होगा, 1857 के लिए भी होगा। बस जो आर्थिक के पॉइंट्स होंगे आर्थिक कारण के वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले संथाल विद्रोह के कारण के बारे में जानते हैं। इसके कारणों की अगर बात करें तो फर्स्ट हम लोग आर्थिक कारण को देखेंगे। आर्थिक कारण के बारे में जानने से पहले
मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि 1765 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1765 में जो मुगल शासक थे शाह आलम के साथ अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी जो थी, उसने उन दोनों के बीच में एक संधि हुआ था, दैट वाज नोन एज इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के तहत जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी था वो अंग्रेजों को दे दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले जो मैदानी एरियाज थे, प्लेन एरियाज थे, वहां पे उन्होंने टैक्सेशन लागू किया। इसके बाद धीरे धीरे उनका स्प्रेड ट्राइबल एरियाज की ओर भी बढ़ने लगा। इसी बीच 1793 में कॉर्नवालिस की नई भूमि व्यवस्था आती है, कॉर्नवालिस की भू राजस्व व्यवस्था। इस व्यवस्था की अगर बात करें तो इसके तहत जो टैक्सेशन लागू किया गया था या टैक्स का रेट था वो कॉमन रेट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा था। और ये सेम थिंग संथालों के लिए भी था। जब संथाल के एरिया में ऑलमोस्ट 1832 में ये सिस्टम लागू किया गया तब संथालों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। एक्सेप्टेबल तो था, मतलब लास्टली एक्सेप्ट तो करना ही था, बट इजीली एक्सेप्टेबल नहीं था। अब यहां पे होता क्या है, आप ऐसे समझो कि मेरा इनकम 10 रुपए, ठीक है, और मेरा जो खर्च है वो 9 रुपए है। मीन्स 9 रुपए मैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खर्च करती हूँ, ठीक है, और उसके अलावा 2 रुपए मुझे टैक्स में देना है और मेरी इनकम 10 रुपए। तो आप सोचो कि एक रुपए और की जो जरूरत है वो मैं कैसे पूरा करूंगी। तो इसके लिए मैं एक काम कर सकती हूँ कि लोन ले सकती हूँ, कर्ज ले सकती हूँ। सेम यही चीज इन लोगों के साथ भी हुआ, बिकॉज उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हाई रेट में टैक्स पे करना हो रहा था, तो इस कारण से उन लोगों ने साहूकारों से कर्ज लेना स्टार्ट किया। और ये जो साहूकारों के कर्ज का जो जाल था वो इतना ज्यादा फैलता जा रहा था जिससे वो चाह के भी निकल नहीं पा रहे थे। इसके बाद इसी से जुड़ा एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, दैट वाज बेगाड़ी, मतलब बिना पे किए, बिना वेजेस दिए काम करवाना। बिकॉज जब वे कर्ज को पूरा करने में एबल नहीं होते थे ना, तो उन्हें बेगाड़ी करना पड़ता था साहूकार के लेवल से। लेकिन अगर हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो उनके लेवल से भी इस टाइम भागलपुर से वर्धमान के एरिया में रेलवे ट्रैक बनाने का काम किया जा रहा था और इसमें संथालों से बेगाड़ी लिया जा रहा था। इन सारे चीजों से संथाल जो थे वो काफी डिससेटिस्फाइड हो रहे थे और लास्टली ये जो सारे रीजन्स थे वो कहीं ना कहीं संथाल रेबेलियन के बैकग्राउंड को प्रिपेयर करने में एक अहम रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, तो ये आप आर्थिक कारण में इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। कॉर्नवालिस की भू राजस्व व्यवस्था, साहूकारों के कर्ज का जाल, बेगाड़ी, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए आर्थिक कारण में। अगर सेकंड की हम लोग बात करें तो डेट वाज धार्मिक कारण। धार्मिक कारण की अगर हम लोग बात करें तो 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसके तहत ये बोला गया था कि जितने भी ईसाई मिशनरीज हैं उन लोगों को इंडिया में आके धर्म प्रचार करने का राइट होगा। मीन्स दे आर फ्री फॉर दिस कि वो आ सकते हैं इंडिया में और अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग संथाल जनजाति लोगों की बात करें या फिर कोई भी जनजातीय लोगों, उन लोगों को अपने धार्मिक मान्यताएं, उन लोगों की अपनी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं इतनी प्यारी होती है कि वो चाह के भी उसमें किसी और का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जब 1813 में ईसाई मिशनरियों को ये अलाउ किया गया कि दे कैन गो टू एनी प्लेस, तो उन लोगों ने जनजातीय क्षेत्रों में भी जाना शुरू किया और इससे संथाल लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं थी उस पे आघात पहुंचा। मीन्स उन लोगों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश उन लोगों का धर्मांतरण करवाना चाहते हैं और ऐसे कई केसेस देखे भी गए जिसमें धर्मांतरण की प्रक्रिया हुई।
तो संथालों को ऐसा लगा कि अगर ये जारी रहा तो उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, और इस चीज को देखते हुए उन लोगों में ब्रिटिश के प्रति असंतोष का जो भावना है वो फैलना शुरू हुआ। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक कारण की। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि 1813 में ईसाई जो मिशनरीज थे उन लोगों को बोला गया कि आप किसी भी एरिया में जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो उनका जब आना जाना संथाल एरियाज में हुआ, या फिर अगर हम लोग बात करें उनके अलावा जो दिकू थे, दिकू मीन्स बाहरी लोग, संथाल जो थे वो बाहरी लोगों को दिकू के नाम से बुलाते थे। तो जब ये इन ईसाई मिशनरियों और दिकुओं का उनके एरिया में आना जाना स्टार्ट हुआ, तो उनका रहन सहन, खान पान, ट्रेडिशन, हर चीज को कहीं ना कहीं बाहरी लोगों से ऐसा समझा जा सकता है कि इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर ये बाहरी लोग आते जाते रहे तो उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो सामाजिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस चीज को देखते हुए उनके अंदर बाहरी लोगों के लिए, दीकुओं के लिए या फिर अंग्रेजों के लिए विद्रोही भावना उनके मन में शुरू होने लगा। ठीक है, और जिसका रिजल्ट हम लोग संथाल विद्रोह के रूप में देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करें राजनीतिक कारणों की। ठीक है, अगर हम लोग राजनीतिक कारणों की बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हो। एक तो मांझी व्यवस्था और दूसरा पढ़म पंचायत या पढ़ा पंचायत, पढ़म या पढ़ा पंचायत। ये क्या था आप ये समझो। एक्चुअली पढ़ा पंचायत या पढ़म पंचायत एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें संथाल लोकल लोगों के थ्रू, लोकल लोगों का एक ग्रुप होता था जिसके थ्रू उनके जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व किया जाता था, खत्म किया जाता था। मींस अभी के ग्राम पंचायत से अगर हम इसको कंपेयर करें तो सही हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मांझी व्यवस्था की बात अगर करें तो उनका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स वी कैन से कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था संथालों का, उनके जो हेड होते थे उन्हें मांझी बोला जाता था, और ये जो व्यवस्था थी इसको अंग्रेजों ने खत्म करने का कोशिश किया। तो इस चीज को देखते हुए संथालों के मन में ऐसा असंतोष आया कि कहीं ना कहीं मांझी व्यवस्था और पढ़म पंचायत को खत्म करके ये अपनी व्यवस्थाओं को लागू करना चाहते हैं, और ये सही भी था। तो इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश के विरुद्ध इनके मन में असंतोष की भावना आने लगी, जो कि विद्रोह के रूप में सामने आया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तात्कालिक कारण की। अगर हम लोग तात्कालिक कारण की बात करें तो यहाँ पे पहले आप एक बात जान लो कि इस समय संथाल क्षेत्र में जो प्रशासन व्यवस्था थी उसका कुछ ऐसा हाल था कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मैटर हो, प्रशासन के लेवल से उन लोगों को जो मन में आता था वो स्टेप वो लेते थे, संथालों को पनिशमेंट देते थे, और उन ऑफिसर्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रोक टोक या फिर मीन्स दे वर नॉट आंसरेबल टू एनीवन फॉर व्हाट दे वर डूइंग। वो जो कर रहे थे उसके लिए वो किसी के प्रति आंसरेबल नहीं थे। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पे एक इंसिडेंस क्या होता है कि एक बहुत ही छोटा सा चोरी का मैटर था, और उसमें उस चोरी के मैटर में कुछ संथालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। इस अरेस्ट या गिरफ्तारी के खिलाफ संथाल लोग एकजुट होते हैं, और वहां पे जो वहां के जो दरोगा थे उनका मर्डर उन लोगों के थ्रू कर दिया जाता है। ये जो तात्कालिक कारण अगर हम लोग बोले तो ये जो इंसिडेंस है ये इस विद्रोह का तात्कालिक कारण है। इसके बाद संथालों में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, उन लोगों को ऐसा लगा कि दे कैन डू दैट, और वो इन दीकुओं को अपने एरिया से बाहर कर सकते हैं, और ये जो उनकी व्यवस्था को जो चोट पहुंचाया जा रहा है इसको वो खत्म कर सकते हैं।
तो ये कुछ कारण थे जो कि संथाल विद्रोह के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले आर्थिक कारण को देखा, फिर सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और तात्कालिक कारण। इन सारे कारणों में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, अगर हम लोग प्रसार की बात करें या विस्तार की बात करें तो 30 जून 1855, 30 जून 1855 को 6000 संथाल एक जगह, संथालों के एरिया में ही एक जगह था, डेट वॉज भोगनाडीह। भोगनाडीह में ये लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, यहाँ से संथालों का जो विद्रोह की भावना है वो, या फिर विद्रोह का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस चीज को और भी ज्यादा बल देने का जो काम करते हैं वो है सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं या फिर ऐसा लोगों को बताते हैं कि उनके जो देवता हैं ठाकुर बोंगा। ठीक है, ये ठाकुर बोंगा ने उन लोगों को दर्शन दिया है या फिर उनके सपने में आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप दीकुओं के खिलाफ लड़ते हो या फिर उनके खिलाफ विद्रोह करते हो तो मैं आप लोगों के साथ होऊंगा। इस चीज को सुन के वहां के जो संथाल थे उन लोगों ने बिना ये सोचे कि दे आर नॉट हैविंग दैट मच स्ट्रेंथ, वेपन्स एंड फोर्सेस कि वो लोग ब्रिटिश को फेस कर सके, बिना इस चीज को सोचे ठाकुर बोंगा के नाम पे उन्होंने विद्रोह में शामिल होने का फैसला किया। ठीक है, कुछ ही टाइम होते होते ये जो 6000 की संख्या थी ये 60,000 तक पहुंच गई। मींस नॉट ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा, टोटली 10 गुना ज्यादा। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। ठीक है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर। तो ये लगभग 60,000 के करीब पहुंच गया। अब इसके बाद होता क्या है, यहाँ पे तो ये तो मैंने नंबर का बात किया, लेकिन जो इंसिडेंट्स हम लोग देख रहे थे कि पहले तो भोगनाडीह में वो लोग कलेक्ट होते हैं, फिर सिद्धू कान्हू के थ्रू ये अनाउंसमेंट किया जाता है। आफ्टर दैट फिर क्या होता है कि मेजर बाड़ो जो है वो 10 सैनिक टुकड़ियों को लेके आते हैं इस एरिया में, लेकिन बुरी तरीके से हार कर जाते हैं। ठीक है, मेजर बाड़ो के सक्सेस ना मिलने के बाद यहाँ पे अलेक्जेंडर एंड थॉमसन इस विद्रोह को दबाने के लिए आते हैं एंड दे वर सक्सेसफुल हियर। यहाँ पे वो सफल होते हैं, वो विद्रोह को पूरी तरीके से दबा देते हैं। 1856 तक आते आते विद्रोह पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। सिद्धू कान्हू के साथ साथ 15,000 लगभग 15,000 संथाल मारे जा चुके होते हैं। इस समय ब्रिटिश लोगों की जो निर्ममता है या क्रूएल्टी है उसको आप इस तरीके से देखो कि उन लोगों के पास मॉडर्न वेपन्स थे, इनके पास नहीं थे। इवन अगर हम लोग बात करें कि संथालों को ऐसा अगर फील भी हुआ हो कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो ना तो संथाल अंग्रेजों की भाषा समझते थे, ना ही अंग्रेज संथालों की भाषा, चाह के भी वो आत्मसमर्पण तक नहीं कर सकते थे। यहाँ पे बस एक साइड वन साइडेड जो वी कैन से अलेक्जेंडर और थॉमसन के नेतृत्व में जो सेना थी वन साइडेड बस गोली चलाई जा रही थी। और इनके पास क्या था, संथालों के पास क्या था, दैट वाज ट्रेडिशनल तीर धनुष, जिससे वो उनके मॉडर्न वेपन्स का सामना कर रहे थे। तो इस तरीके से संथाल विद्रोह होता है और इसका अंत होता है। ठीक है, तो हर एक जो भी विद्रोह है या फिर आंदोलन होता है, कुछ भी है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1856 आते आते अगर सिद्धू कान्हू का डिक्लाइन हो जाता है या फिर संथाल मारे जाते हैं 15,000, तो इसका मतलब इस विद्रोह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर इसका कोई
आउटकम नहीं देखने को मिलता है, इसके कई सारे आउटकम्स या परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसको वन बाय वन अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग आउटकम्स की बात करें या परिणाम की बात करें, तो सबसे जो पहला परिणाम और इंपॉर्टेंट परिणाम था कि संथाल परगना काश्तकारी कानून पारित किया गया, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड परिणाम जो है वो ये था कि अंग्रेजों के थ्रू ऐसा विश्वास दिलाया गया या फिर ऐसा निर्णय लिया गया कि वो जनजातीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जनजातियों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसको हम लोग इस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप न करने का निर्णय, ठीक है। यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट आउटकम है इसका कि परम पंचायत को मान्यता दे दी गई, परम पंचायत को मान्यता दे दी गई, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम इस रिवेलियन का था, विद्रोह का था, वो ये था कि इस विद्रोह के बाद, इस विद्रोह के बाद ही अदर जो विद्रोह थे, जनजातीय विद्रोह थे, तो अन्य जनजातीय विद्रोह या अन्य विद्रोहों को दिशा, ठीक है, अन्य विद्रोहों को ये दिशा या फिर वी कैन से कि एक पैथ दिखाता है, एक पैथ शोअर का काम करता है कि इस तरीके से हम लोग अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर जो आगे हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में देखेंगे, ठीक है, या फिर किसी अदर विद्रोह की बात करेंगे आगे, तो हम लोग देखेंगे कि संथाल विद्रोह जो था ये इनिशियल स्टेज पे एक अपने आप में काफी साहसिक कदम था, जिसने आगे के जितने भी विद्रोह थे उसको एक रास्ता दिखाने का काम किया। अब हम लोग इसकी प्रकृति की बात करते हैं कि प्रकृति में ये कैसा था। अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो सबसे पहले तो ये आद्य आधुनिक था। अब आप पूछोगे आद्य आधुनिक मीन्स व्हाट, तो देखो अंग्रेज यानी कि उपनिवेशवाद का ये विरोध कर रहे थे, जो कि आधुनिकता से रिलेटेड है, लेकिन इनके पास जो हथियार थे जिससे ये सामना कर रहे थे वो इनके परंपरागत थे, यानी मध्ययुगीन थे। तो इस तरीके से विद्वान जो है वो इस विद्रोह को आद्य आधुनिक विद्रोह की संज्ञा देते हैं, या फिर इस विद्रोह की प्रकृति को आद्य आधुनिक बताते हैं। इसके अलावा सेकंड, अगर हम लोग प्रकृति में सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसका जो प्रकृति था वो उपनिवेशवाद विरोधी था, उपनिवेशवाद विरोधी। आई होप कि आप लोग उपनिवेशवाद समझते होंगे। उपनिवेशवाद मीन्स जब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री अपने से वीक कंट्री पे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली कंट्रोल स्टेबल कर ले तो उस छोटे कंट्री को उपनिवेश बोलते हैं, उस स्ट्रॉन्ग कंट्री का, एंड ये जो सिस्टम है इसको उपनिवेशवाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो विद्रोह था वो प्रकृति में उपनिवेशवाद विरोधी था, बिकॉज दे वर अपोजिंग ब्रिटिशर्स, ओके। तो अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो ये धार्मिक प्रकृति का था। धार्मिक प्रकृति बिकॉज वी हैव रेड अबाउट ठाकुर बोंगा, ठीक है। ठाकुर बोंगा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ठाकुर बोंगा को ऐड करना यहाँ पे विद्रोह के साथ, विद्रोह में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए अगर वो ठाकुर बोंगा के नाम का यूज कर रहे हैं तो वो प्रकृति में कहीं ना कहीं धार्मिक भी है, ठीक है। तो ये सारे प्रकृति में आप लोग डालोगे। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य ऑलरेडी कारण से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पहला उद्देश्य तो इसका ये था कि दीकुओं को बाहर करो, मीन्स दीकुओं को बाहर करना इसका एक इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य था।
दीकुओं को बाहर करना। इसके अलावा ये चाहते थे कि धर्म पर आधारित राज्य की स्थापना हो, इसके अलावा और क्या उद्देश्य हो सकता है इसके लिए? तो आप उद्देश्य में और चीजों को ऐड कर सकते हो, लाइक जस्ट अ मिनट। परंपरागत संथाली व्यवस्था को लागू रखना, ठीक है, संथाली व्यवस्था को लागू रखना, ये एक इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य था। इसके अलावा और क्या आप डाल सकते हो इसमें आप डाल सकते हो कि परम पंचायत को लागू रखना, परम पंचायत को लागू रखना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य थे इस विद्रोह के। एक बात जो मैं फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं जो भी टॉपिक आपको डिस्क्राइब करती हूँ वो एनफ नहीं है आपके लिए। इसके अलावा ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा या फिर टॉपिक से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेगा, एक क्लियर कॉन्सेप्ट देगा। मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद डेफिनेटली आपको बुक पढ़ना चाहिए एंड आंसर राइटिंग को लेके प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। आगे जो भी वीडियो मैं लाऊंगी उसमें आई थिंक नेक्स्ट वीडियो, नॉट आई थिंक बट एग्जैक्टली जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका मुंडा विद्रोह से रिलेटेड होगा। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।